बागी बढ़ा रहे बीजेपी की मुश्किल, पार्टी कैसे निकालेगी इसका हल। भांडेर से पूर्व विधायक ने ठोका दावा, कहीं निकल ना जाए एकजुटता की हवा। पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली बीजेपी में उपचुनाव से पहले कई सीटों पर नेताओं के बीच डिफरेंस साफ नजर आने लगा है। बीजेपी में आए सिंधिया समर्थक नेताओं को टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे नेताओं और उनके समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं अब भांडेर से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया ने टिकट के लिए दावेदारी ठोककर बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। पिरोनिया को उम्मीद है कि पार्टी उपचुनाव में अपने मूल कार्यकर्ता का ध्यान रखेगी। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में मुझे मेरा टिकट काट दिया गया था, लेकिन हमको विश्वास है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ठीक निर्णय करेगा और हम जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बारे में पार्टी विचार करेगी। भांडेर से कांग्रेस से बगावत कर आई सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रक्षा सिरोनिया बीजेपी से टिकट की सबसे बड़ी दावेदार हैं। ऐसे में घनश्याम पिरोनिया के दावे के बाद पार्टी की मुश्किल जरूर बढ़ेगी। पिरोनिया लगातार ये कहते रहे हैं कि पार्टी में लगातार उनकी उपेक्षा होती रही है। वहीं बीजेपी को अभी भी लग रहा है कि वो रूठों को मना लेगी और उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करेगी। नाराजगी के बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बदले सुर भी यही इशारा कर रहे हैं। कहीं कोई बगावत नहीं, सब समरस हैं, एकमत हैं, एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी 24 में से 24 सीटों पर चुनाव जीतेगी। देखिए, पार्टी ने कहा वो व्यवस्था पार्टी का जो हमारे संगठन है उसके नियमों के अनुसार होती है, उस नियमों के अनुसार उसमें काम मैं पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं पार्टी के साथ हूँ। बागियों और रूठों को मनाकर साथ लेने की बीजेपी की बात कितनी सही है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे में आग में घी डालने की रणनीति पर काम करती दिख रही है। चंबल ग्वालियर संभाग में जितनी भी जगह हैं, सब इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे मंत्री रहे, चाहे अनूप मिश्रा जी का ले लें, पवैया जी का ले लें और रुस्तम जी का ले लें। ये तो जितने लोग रहे हैं कहीं ना कहीं मंत्री और एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज उनके पास रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि उनके स्थान पर कोई आ जाए। तो ये स्थिति बिल्कुल बनी रहेगी चुनाव में। भांडेर से पूर्व विधायक घनश्याम पिरोनिया उपचुनाव से पहले बीजेपी में बगावती सुर अख्तियार करने वाले पहले नेता नहीं है, ना ही आखिरी हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है टिकट की तिकड़म। वाकई सर, टिकट की तिकड़म का कोई जवाब नहीं। और ये तिकड़म इस तरह की तिकड़म है कि जो तिकड़म करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन तिकड़म करने वालों की तिकड़म के चलते दूसरे एंड पर बैठे वो लोग जो टिकट देते हैं उनकी क्या हालत होती है सर, क्या हालत होती है। आप देख सकते होंगे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स के, कितना तनाव आता है सर। मना लेंगे, रूठा है तो मना लेंगे, उसको लगा दिया गया उसके पीछे, भैया तुम ध्यान रखना, यार मना लोगे ना? हाँ सर बिल्कुल मना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खास आदमी है। फिर गए, पता चला नहीं मना, फिर नाराज़गी हो गई, फिर कोई कठिनाई हो गई। ये बड़ी मुश्किलों और पेचीदगियों का दौर होता है जब टिकट की बात होती है, और बीजेपी इस समय इससे गुजर रही है। क्योंकि बीजेपी में कठिनाई ये है कि एक तरफ उसके वो क्लेमेंट्स हैं, वो दावेदार हैं जो बीजेपी में परंपरा से हैं, और दूसरी तरफ 22 नए मेहमान हैं जो अब बीजेपी के हो तो चुके हैं, लेकिन यही कहा जाता है ना कि दिल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये जो थोड़ा वक्त है ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। एक तरफ सरकार के स्थायित्व का सवाल है, दूसरी तरफ इन लोगों को जो मेहमान हैं और अब बीजेपी का हिस्सा हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। और जिस तरह से आप देख रहे थे कि पिरोनिया साहब ने दावा अपना ठोक दिया है, अब रक्षा जी की घोषणा तो एक तरह से हो ही चुकी है। तो पिरोनिया साहब जो हैं वो एक तरह से दावा ही कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं, और इस दबाव के एवज में संवाद की लंबी प्रक्रिया चलेगी और बातचीत होगी और देखते हैं क्या सिला होता है। लेकिन ये सब कुछ आसान नहीं है और अभी बहुत पेंचो खम, ये शब्द बड़ा इस्तेमाल करता हूँ मैं, कई पेंचो खम अभी बीजेपी के लिए इस मसले पर है। आज एक बार फिर इस पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूँ।
हमारे साथ वही पुरानी जोड़ी है, दो संभावनाशील युवा राजनेताओं की। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से, बहुत स्वागत है उनका, और अब्बास हफीज़ साहब कांग्रेस से, उनका बहुत स्वागत है। आज दोनों मित्रों के चेहरे पर रोशनी कम है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। पिरोनिया जी ने जो कहा है, तेज़ हो जाएगी रोशनी, ऐसी उम्मीद करेंगे हम। सबसे पहले जुगल किशोर जी, हमारे विशेष संवाददाता जो बीजेपी की बीट देखते हैं, एक छोटी टिप्पणी उनकी लेकर मैं अपने मित्रों की तरफ आऊँगा। जुगल, किस तरह देखते हैं आप बीजेपी की ये जो मुश्किल है, ये कितनी बढ़ने वाली है, या बीजेपी को कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि वो कर लेंगे मैनेज चीज़ें तो हो जाती हैं, 2018 में भी हो गई थी, लेकिन जो अंदर उसका जो लावा खदबदाता है और ये लावा शरीर के अंदरूनी अंगों को चोट पहुंचाता है, ये बड़ा खतरनाक काम होता है। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी को इस बार दो चुनौती है, एक तो चुनाव जीतना और अपनों को संतुष्ट करना। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में संभवतः ये पहला ही मामला होगा जब अचानक दूसरी पार्टी से आए नेताओं को सीधे टिकट मिल रहा है। तो निश्चित रूप से वो जो कार्यकर्ता, जो एक लंबी फहरिस्त है बीजेपी के पास, जो ये दावा भी करती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसके पास कार्यकर्ता और नेताओं की कमी भी नहीं है। तो निश्चित रूप से उस समय बीजेपी को दो मोर्चों पर चुनाव लड़ना, एक तो जनता के सामने खरा उतरना है और अपने सभी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है। अभी की हम फिलहाल बात करें तो कुछ हद तक हमको लगता है कि संतुष्ट बीजेपी के नेताओं को किया गया है। जैसे आज दीपक जोशी का आपने बयान सुना होगा, बिल्कुल बदले हुए उनके अंदाज नजर आ रहे थे, वो बिल्कुल बदले हुए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी दो बार अध्यक्ष से बात हो गई है, मुख्यमंत्री शिवराज जी से मेरी बात हो गई, अब किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, कोई बगावत नहीं है। जब उनसे ये भी पूछा गया कि जयचंद जो आप कह रहे थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया, उन्होंने कहा पार्टी को सब बता दिया गया है। तो एक तरह से संतुष्टि भाव हमको यहाँ दिख रहा है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य हो गया, तभी एक किसी नेता का बयान आता है कि आखिर मैं भी दावेदार हूँ क्योंकि मैं तो पार्टी का पुराना नेता हूं। तो बीजेपी की फिर माथे पे पेशानी जो बल है वो फिर आ जाता है और फिर उसको मनाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, लगातार 2 दिन से 23-24 विधानसभा सीटों के कोर ग्रुप की बैठक लगातार कर रही है बीजेपी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत लगातार कोशिश चल रही है, लेकिन कितनी कामयाबी तक पहुंचेंगी ये वक्त बताएगा जुगल। लेकिन ठीक है, ये बीजेपी इसमें माहिर है मनाने में और ये कहने में भी कि साहब आगे आपको देखेंगे, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिनेश जी की एक छोटी टिप्पणी लेकर राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलूंगा। दिनेश जी, क्या कहेंगे आप? दिनेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, भारतीय जनता पार्टी दूध की जली हुई है। मैं 2000 जी, हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी दूध की जली हुई पार्टी है। 2018 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, तो उन्होंने 2018 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता फिसली थी, वो दिन वो भूल नहीं सकती है। क्योंकि उसने भी ये सारे असंतुष्ट थे, बहुत सारे टिकट बदले थे। जो टिकट के अभी दावेदार हैं उनको टिकट भी दिया था पहली बार, लेकिन वो हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने कई तरह के अनुभव हैं इस उपचुनाव में, क्योंकि उनके पास परंपरागत दावेदारों के अलावा वो लोग भी हैं जिनके कारण वो सत्ता में पहुंचे हैं। उनको आप सत्ता में जिनके कारण पहुंचे हैं उनको अनदेखा नहीं कर सकते। उनको चुनाव लड़ाना, उनको जिताना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है। 15 महीने जब सरकार नहीं थी तो पूछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनको कितने तकलीफ में वो लोग थे, और इस तकलीफ को वो शायद जो है जब चुनाव होगा तब याद करेंगे कि यदि ये चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी असंतुष्टों के कारण, तो फिर भविष्य में उसकी संभावनाएं जो है कितनी रहेंगी ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से हावी हो चुकी होगी। क्योंकि ये जो 24 विधानसभा क्षेत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी को इनमें अधिकतर सीटें जीतनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल 10 सीटें जीत के उसको मान लें, क्योंकि उसको जो है कोशिश तो 100% स्कोर करने की और 100% लोगों को मनाने की है। तो जब तक ये पूरे असंतुष्ट मान नहीं जाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन की सांस नहीं ले सकती। ना शिवराज जी ले सकते हैं, ना सुहास भगत जी ले सकते हैं, ना विष्णुदत्त शर्मा जी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। राजनीति की ये भी एक बड़ी मुश्किल है कि मुस्कुराना मजबूरी भी होता है, रवायत भी होता है, और उसके पीछे ढेर सारा दर्द छिपा होता है। और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों का ये सच होता है। रजनी जी, बीजेपी मनाने में माहिर है, इससे इनकार नहीं है, और बीजेपी का संगठन इसमें सबसे प्रमुख सूत्रधार की भूमिका एंकर रोल प्ले करता है, और जाहिर तौर पर ये उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अनुशासन जो आपकी शक्ति है,
लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ इस बार भिन्न भी हैं। आपके जो साथी बाहर से आए हैं वो एक दूसरे रीति नीति और परिवार संस्कार के साथी इसके पहले रहे हैं, और उनके साथ उन कार्यकर्ताओं का हुजूम भी आया है जो कांग्रेस की रवायत में अब तक रचे बसे थे, और अब बीजेपी के साथ उनका तालमेल हो रहा है। वक्त लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आए मिले और एक हो गए। ये आप भी समझते हैं इसको, लेकिन ये जो चुनौती है बड़ा कठिन होगा उन लोगों के लिए अपने सीने में धैर्य रख लेना कि जो सीट परंपरा से हमारी थी, अब उस सीट पर वही प्रतिद्वंदी लड़ रहा है जिससे अब तक हमारी लंबी लड़ाई बरसों तक होती रही है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सवाल आपका बिल्कुल नहीं सुन पाया हूँ। मेरे पास में केवल नाम आखिर में आपका जो कहा गया वो सुनाई पड़ा है, बाकी मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा है। एक बार अगर आप दोहरा देंगे। बिल्कुल रजनी जी, संक्षेप में मैंने सिर्फ यही कहा है कि ये जो साथी आपके बाहर से आए हैं, अब बीजेपी का हिस्सा हैं, ये इनके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में उनके समर्थक कार्यकर्ता भी हैं। ये संविलियन ऐसा नहीं है जैसे छत्तीसगढ़ जब बना था तो कैडर संविलियन हुआ था तो बड़ी चुनौतियां थी, बड़ा अरसा लगता है सर। ये भी एक कैडर संविलियन है, जो लोग आए हैं उनका आप में, तो ये चुनौती तो है। और आपके उन लोगों के लिए अपने दिल में धैर्य ढाढ़स बंधाना भी कठिन है कि अब उसके लिए झंडा लेकर चलें जिसको बरसों तक चुनौती देते रहें। देखिए, बहुत सही सवाल किया, और ये सवाल कई बार कई तरह से पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। लेकिन जब ये प्रक्रिया अपनाई जाना तय हुआ तो उस समय जो आने वाले थे उन्होंने भी गहरा मंथन किया था, और जिस पार्टी में आ रहे थे उसके नेतृत्व ने भी गहरा मंथन किया था, सोचा था, समझा था, जो जमीनी सच्चाई है उसका आकलन भी किया था, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इन पक्षों पर गौर किया था। तो कहीं कतई किसी बात से हमें गुरेज नहीं है। हम इस सब मामलों को लेकर, जो आपने कैडर मैनेजमेंट की बात की, सच है, ये कोई अधिकारी कर्मचारियों का कैडर मैनेजमेंट का मामला नहीं है, ये राजनीतिक दल के तौर पर लिए गए राजनीतिक दल का निर्णय के क्रियान्वयन का मामला है। तो स्वाभाविक है वो क्रियान्वयन में मनुष्यों के नाते जो ईर्ष्या, द्वेष, राग, प्रेम, सब प्रकार के भाव रहते हैं, उन भावों को समन्वित करते हुए हम एक सुर में चलने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विचारधारा और नेतृत्व को स्वीकार किया है। हम कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कारण एक साथ नहीं है, हम अब केवल भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों के साथ एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति परख नहीं है, ये उद्देश्य परख है, ये विचारधारा को लेकर चलने वाली है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसके बावजूद भी चूंकि मनुष्य के नाते किसी का कोई कहना सुनना होगा तो संवाद की प्रक्रिया भी इस पार्टी में है। जो कार्यकर्ता या नेता जो पुराने प्रत्याशी हैं या किसी के तौर पर कुछ कहना सुनना है तो वो भी होता है, हुआ है। लेकिन एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे दौर में कोई तितर बितर है ऐसा नहीं है, सब एक भाव से हैं। जो घनश्याम प्रोनिया जी का भी कहा आपने, तो उन्होंने कहा हमारा भी ध्यान रखेंगे, हम भी अनुशासित कार्यकर्ता हैं। तो ध्यान तो बिल्कुल रखेंगे, रखना भी चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता केंद्रित संगठन भारतीय जनता पार्टी आधारित तो है ही, कार्यकर्ता सेंट्रिक, यानी हमारा जो कार्यकर्ता है वो उसके कहीं ना कहीं फोकस में, केंद्रीय भाव में रहता ही है, इसलिए रखेंगे भी। उन्होंने खुद अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया है। चलिए, तो रजनीश जी, बीजेपी की तरफ से बिल्कुल दावा है उनका कि कहीं कोई चुनौती नहीं है। अब्बास हफीज साहब, आप किस तरह देखते हैं पूरे परिदृश्य को, और आपकी भूमिका उसी तरह की है? अब ये वक्त बताएगा कि आप जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में एक किरदार होते थे, बड़े दिलचस्प किरदार होते थे, जीवन साहब का यही रहता था कि वो मारपीट वगैरह करते, उनको किसी ने नहीं देखा, वो सिर्फ अपनी जैकेट वैकेट जो पहने रहते थे उसके बटन को यूं यूं छूते हुए देखते हैं क्या नज़ारा होता है जब टिकट बटेगा या मंत्री बनेंगे, हा, इस तरह का उनका मंजर होता था। यही उम्मीद आपकी दिख रही है, क्या इसी उम्मीद से बेड़ा पार हो जाएगा सर? देखिए, सबसे पहले तो शरद जी, हमारे रजनीश भाई ने बड़ा अच्छा एक शब्द का उपयोग किया, वो समझने वाला है कि इनके यहाँ कोई व्यक्ति परस्त नहीं है। व्यक्ति परस्त लोगों के एक बहुत बड़े गिरोह का, जिसने अपने आप को व्यक्ति परस्त साबित कर दिया, पूरे देश में किसी ने नहीं किया होगा, उसके गिरोह को लेकर आए हैं और टिकट देने के वादे को लेकर आए हैं। तो अब व्यक्ति परस्त लोगों का तो इनमें एक सम्मेलन हो ही गया है।
अब इसके बाद आगे ये कैसे लेके जाएंगे, किसका अपमान किसका सम्मान, वो सारी बातें हैं। आज इनके अपने इनसे रूठ गए। क्या हुआ कि दूसरों के घर की इतनी चिंता कर ली हमारे रजनीश भाई की पार्टी ने कि उसकी छत को ठीक करने के लिए उसके कबेलू उठा के ले आए अपने घर के ऊपर रखने और खुद के कबेलुओं को नीचे दबा दिया। तो अब खुद के जो उनके कार्यकर्ता है वो बहुत निराश है और इसी वजह से ऑडियो वीडियो भी लीक कर रहा है इनकी जो पार्टी मीटिंग्स हैं उनका। तो अब ये बहुत सी मुसीबतों से गुजरना है। वो शेर जो है, ये इश्क नहीं आसान एक आग का दरिया है, बस इतना समझ लीजिए कि वो डूब के जाना है। एक आग, जो वो शेर है वो बिल्कुल पूरा इन पे बैठता है जी। तो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, और दूसरे किनारे पर आप देख रहे हैं कि आग के दरिया में डूबने के बाद क्या मंजर होता है। लेकिन सर, आपके यहाँ भी फ्री स्टाइल है, हालांकि आपके यहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी चलता है। अब आपके यहाँ दिग्विजय सिंह जी और चौधरी राकेश सिंह जी, अजय सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी के बीच में जो समर है, आप लोग शायद निश्चिंत रहते हैं इसको लेकर कि हमारे यहाँ तो फ्री स्टाइल है और फ्री स्टाइल में कोई ना कोई पहलवान आखिर चित होता ही है, देख लेंगे उससे फैसला हो जाएगा। क्या यही बात सही है हफीज साहब? देखिए सबसे पहले तो शरद जी, आज सबसे बड़ा हमारे पास विषय यह है कि जनता ने हमको हटाया नहीं था। जनता ने हमें उन सारी परिस्थितियों को देखने के साथ साथ सत्ता के अंदर भेजा था, सत्ता के लिए सत्ता हमको सौंपी थी, उसको हमसे छीना किस तरह से जनता के जनादेश के खिलाफ। हमें इन सारे विषयों की इतनी चिंता ही नहीं है क्योंकि जनता का साथ हमारे पास है और जनता ही थी जिसने बिठाया था, जनता ही दोबारा बिठाएगी। ये चीजें जो घटनाएं घट रही हैं, इसकी बहुत बड़ा पोखरण विस्फोट होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में। एक बार फिर कई नेता लामबंद होकर कहेंगे कि पोखरण विस्फोट हो गया हमारे यहाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी को 22 अपने पूर्व प्रत्याशियों को संभालना है, 22 जिलाध्यक्षों को संभालना है और 22 व्यक्ति परस्त जो लोग इनके अंदर जाके मिले उनको संभालना है। हमारे यहाँ चलिए 2 घटनाएं हो गई, इनके यहाँ 22 जगह पे ऐसी घटनाएं घटित होनी है जो अब इनकी पार्टी के अंदर ही है। हाँ दिनेश जी, कांग्रेस का जी, हाँ जी रजनी जी बोल लीजिए आप, फिर मैं दिनेश जी की टिप्पणी लूंगा। जी बोलिए। एक बात तो ये है कि जनादेश हमें मिला था, जनादेश हमें मिला था, ये बार बार कांग्रेस कहती, क्षमा करिए, जनादेश हमारा खारिज नहीं हुआ था और आपको मिला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा था, सीटें हमारी कम थी आपसे, पर आपका भी बहुमत सीटों पे मतलब होता है 121 विधायकों का। बात किसके साथ समर्थन नहीं था, क्षमा करिए, बहुमत नहीं था, समर्थन से चली सरकार थी। तो जो जनता ने जनादेश दिया था वो बहुत स्पष्ट था, खंडित था, और उसके बाद में जोड़ जुगाड़ से सरकार बनाई क्योंकि आपके नंबर हमसे ज्यादा थे। फिर उसके बाद में यहाँ पर, अरे बात सुन तो लीजिए भाई, फिर उसके बाद में जो आपने चाहे अनचाहे प्रोजेक्ट किया, सर्वेज में सबसे ज्यादा उनको नंबर मिले। चलिए मुझे लगता है हम अटक जाएंगे इसी विषय पर। फिर मैं दिनेश जी की टिप्पणी लेता हूं। दिनेश जी, कांग्रेस की उम्मीद पर मैं आता हूं। कांग्रेस की उम्मीद है, वही उम्मीद है, बार बार तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता हूं और सरकार क्यों गिराई सनम ये बता के तुझे जाना पड़ेगा, इसी टाइप की तुकबंदी के साथ वो उम्मीद लगाए हुए है। क्या आप देखते हैं, क्या ये कांग्रेस की किसी रणनीति का हिस्सा है जो अभी जमीन पर नहीं है? और कमलनाथ जी जिस तरह से चुपचाप बीते 2 महीनों से सरकार जब से गिरी है, कमलनाथ जी एक इस तरह के प्लेयर हैं, दिनेश जी आप बखूबी जानते हैं, 3 दशकों से ज़्यादा का आपका अनुभव है कि वो ज़मीन पर काम करने वाले लीडर हैं और वो भी बड़े वैज्ञानिक तरीके से काम करते हैं। रिपोर्ट्स बनती हैं, सर्वे होते हैं, तोड़फोड़ की कार्रवाइयों पर बराबर निगाह रखी जाती है। क्या इस इशू को एक बहुत बड़े इमोशनल इशू में बदलने की जरूरत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही, क्योंकि पीके साहब, प्रशांत किशोर साहब, चुनाव विशेषज्ञ की भी बात हो रही, तो कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या आपको लगता है कि एक बड़ा इमोशनल इशू इसको जनता के बीच बनाएगी कांग्रेस? देखिए शरद जी, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो सरकार गिराने का जो पूरा मामला है, इसको जो है एक बड़े मुद्दे के तौर पे पेश किया जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके केंद्र में है। वो जिस तरह से आप किसी भी स्वरूप में जो भी आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लगातार हमले हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर कम है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका पर ज़्यादा है। तो वो, और चूंकि चुनाव भी उसी अंचल में सबसे ज़्यादा है और वहाँ कांग्रेस को सरकार भी बनी थी तो केवल ग्वालियर चंबल अंचल के कारण बहुत जो है उनको सरकार बनाने में आसान हुई थी। लेकिन अब जो ये रण है, इस रण के लिए कोई नीति अभी हमें कांग्रेस पार्टी की नहीं दिख रही। कमलनाथ जी का हमने 2018 में भी देखा था कि वो बगैर शोरगुल के, बगैर किसी शोर शराबे के वो अपना जो है एक आराम से ड्राइंग रूम में बैठ के भी पॉलिटिक्स कर लेते हैं और जो है अपना लोगों से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी पॉलिटिक्स कर लेते हैं और उसी के हिसाब से वो चलते हैं।
तो वो उनका जो है उनके जहन में क्या है, किस तरह के सर्वे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लगातार वो ऐसा नहीं है कि वो चुप हैं, वो उन लोगों को कांग्रेस पार्टी में लेकर आ रहे हैं जो किसी न किसी कारण से सिंधिया जी के कारण छोड़कर चले गए या दूसरे कारणों से चले गए, जो पिछले कई सालों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे या विधायक रहे थे। ऐसे सारे लोगों को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई वो कर रहे हैं कि जिनको भारतीय जनता पार्टी से जो तथाकथित तौर पर नाराज हो और लास्ट मूवमेंट पे कोई टिकट दिया जा सके। ये सारी एक्सरसाइज दोनों राजनीतिक दल कर रहे होंगे निश्चित तौर पर, कि उन भारतीय जनता पार्टी देख रही होगी कि कांग्रेस कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचा सकती है, और यही कांग्रेस देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर कहां है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इस पूरे उसमें हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरा नेटवर्क लगाए हुए है, और कांग्रेस पार्टी के पास गिने चुने जो 4 नेता हैं उनके अभी मतभेद समाप्त भी नहीं हुए हैं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी जैसा कद्दावर नेता यदि एक नेता को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है या विरोध कर रहा है, तो उसका संदेश कांग्रेस पार्टी के फेवर में नहीं जाएगा। संदेश यही जाएगा कि कांग्रेस अभी भी नहीं सुधरी, इनके झगड़े अभी भी खत्म नहीं हुए। आप देखिए कि अजय सिंह जी की जो अपनी नाराजगी है, गोविंद सिंह जी उस अंचल में बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं, तो गोविंद सिंह जी का और जो दूसरे क्षेत्र जो लोकल समीकरण है वो भी थोड़ा सा असर डाल रहे हैं। सुरेश पचौरी जी हमको अभी इस पूरे परिदृश्य में सामने नहीं है। तो जो 3, 4, 5 नेता हैं इनके बीच ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई कंटिन्यूटी है, कोई रणनीति को कंटिन्यूटी हो रही है या मीटिंगों की हो रही है या चुनाव की हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये अभी हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि वो डिस्क्लोज ना करना चाहते हों, लेकिन सामने जो तस्वीर सामने है उसमें अभी कोई ऐसा नहीं लगता कि वो चुनाव को लेकर कोई लगातार जो है एक संवाद स्थापित कर रहे हैं या जो है जो मतभेद हैं उनको समाप्त करने की कोई पहल हो रही है। दिनेश जी, हमने 2018 में भी देखा था कि चुनावी रण में जो सक्रियता थी, ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जरूर सक्रिय थे, लेकिन वो उसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश के तूफानी दौरे पर नहीं थे। और जिन 2 नेताओं की सबसे ज़्यादा सक्रियता थी उनमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम ही सबसे ऊपर आता है। पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह, पर्दे के सामने कमलनाथ। बाकी जितने भी नेता हैं, चाहे आप अजय सिंह जी की बात कर लीजिए, पचौरी जी की बात कर लीजिए, इसके बाद तो गिनती मुझे लगता है अरुण यादव जी की बात कर लीजिए, इनमें से किसी की भूमिका हमने नहीं देखी थी। तो भूमिका क्या आप मानते हैं कि इस 24 उपचुनाव में भी नेता 2 ही होंगे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह? पर्दे के सामने कमलनाथ, पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह जी। बिल्कुल निश्चित रूप से जो दिग्विजय सिंह जी की जो मैदानी पकड़ है, जो वर्कर्स पर और क्षेत्र पर पकड़ है, वो उसको आप कोई हम अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आप ये देखिए ना कि दिग्विजय सिंह जी ने जो है 15 साल कुछ नहीं किया था, लेकिन जब 15 साल बाद वो मैदान में आए थे, पंगत में संगत और ये जो सारी चीज़ें जब उन्होंने की थी, जब दौरे पर निकले थे, तो जो है कांग्रेस पार्टी जो है एक सरकार बनाने में सफल रही थी, और ऑफिस जो है कमलनाथ जी संभाले हुए थे और मैदान पर दिग्विजय सिंह ने की। दोनों की भूमिका अहम रहेगी, आप इस जोड़ी में ही जब करते हमको मतभेद दिखाई देंगे, कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। बिल्कुल, आपने ठीक है। मैं छोटी छोटी एक प्रतिक्रिया। अब्बास हफीज साहब, बहुत कम वक्त है, 30 सेकंड में आपकी राय, फिर रजनीश जी की राय। जी, साफ बताता हूँ आपको, एक ही बात मुझे कहना, हमारे दिनेश गुप्ता जी का एक बहुत अच्छा लेख अभी छपा था, मैंने भी पढ़ा था, कितनी 100 बीमारों पे जो लिखा था भाजपा के उपचुनाव के दावेदारों को, तो उसका अगर कोई पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। दिनेश जी ने उस पर पूरे एक सीट के ऊपर अपना जो असर बताया था कि भाजपा में किस तरह से सरपटम्बल की स्थिति है। तो मैं फिर कहूंगा कि ये नए लोग और पुराने लोग सबको खुश करना, ये बड़ी जो है वो भाजपा की एक बहुत ही बड़ी परेशानी है, जिसकी वजह से ये इससे निकल आए बाहर, यही बहुत बड़ी बात होगी। और जनता फिर हमारे साथ, सबसे बड़ा चेहरा हमारा जनता है, सबसे बड़ी नेता हमारी जनता है। जनता हाथ पकड़ के विधानसभा में प्रचंड बहुमत दिलाएगी, वो हमारा पूरा हमें भरोसा है जनता के ऊपर। अब देखे भाजपा। रजनीश जी, देखिए, एक जो पूरा का पूरा उपचुनाव है 24 विधानसभा में, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी तो अपनी आने वाले समय को लेकर पोजीशनिंग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तमाम इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, निर्णय हैं, उससे आसानी से समझा जा सकता है, खुल्लम खुल्ला। और जो बात आप सुरेश पचौरी जी को लेकर पूछ रहे थे, जो बात अजय सिंह जी को लेकर पूछ रहे थे, ये बहुत बड़े उभरते सवाल भी हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में इनसे जूझना कांग्रेस के भीतर पड़ेगा, और शोध और अध्ययन का विषय जरूर ये चुनाव बनने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश के लिए भविष्य की दृष्टि से राजनीति की बिसात बिछाने वाले। चलिए, एक बड़ा अंतर है इस पूरे युद्ध में, एक बड़ा अंतर है। एक बड़ा अंतर ये है
कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी बेनिफिशरी रही है, एक ऐसी लाभान्वित पार्टी रही है जिसने कथित रूप से कांग्रेस के अंतर्विरोधों का लाभ उठाया, और कोई भी राजनीतिक दल उसकी जगह होता वो ये करता। ये लाभ उठाकर सत्ता में बीजेपी की वापसी हो गई चौथी बार मध्य प्रदेश में, लेकिन पीछे छूट गए हैं कुछ अपमानित राजनेता, जिनमें कांग्रेस के कुछ दिग्गज राजनेता हैं, कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जो इस अपमान के भाव को शायद जीवन भर नहीं भूलेंगे, और ये एक बड़ा अंतर पैदा करता है। चाहे आप पौराणिक संदर्भ देख लें, चाहे आप ऐतिहासिक संदर्भ देख लें, ये अपमान का भाव कई बार अगर व्यक्ति अपनी एक रचनात्मक शक्ति में इसको बदल देता है और उसको बहुत शक्ति संपन्न होकर युद्ध में कूदता है, तो वो एक बड़ा अंतर पैदा करता है। सवाल यही है कि कांग्रेस के ये राजनेता जो एक गहरे अपमान के भाव से गुजरे हैं 2 महीने पहले सरकार गिरने के बाद, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि उनके सामने अपनी अक्षोहिणी सेना के साथ एक ऐसी पार्टी है जिसका मंत्र है जीतो जीतो जीतो। देखेंगे, वक्त बताएगा, 24 सीटों का उपचुनाव बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।